हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द डाना अकेडमी। तो लास्ट क्लास के अंदर हमने क्लास 9th आईसीएसई का जो सबसे पहला चैप्टर था उसको डिस्कस कर लिया था, जिसका नाम था मेजरमेंट एंड एक्सपेरिमेंटेशन। तो आज के लेक्चर के अंदर हम जो नया चैप्टर है दैट इज चैप्टर 2 उसको स्टार्ट करने वाले हैं, और जिसका नाम है मोशन इन वन डायमेंशन। तो सबसे पहला टॉपिक जो आज हमने डिस्कस करना है उसका नाम है स्केलर एंड वेक्टर क्वांटिटी। तो बिना कोई टाइम वेस्ट किए चलिए शुरू करते हैं। तो स्केलर एंड वेक्टर क्वांटिटी समझने से पहले आपको पता होना चाहिए फिजिकल क्वांटिटी के बारे में। फिजिकल क्वांटिटी के बारे में, ठीक है। तो सबसे पहले हम ये देखते हैं कि फिजिकल क्वांटिटी होती क्या है। सो द क्वांटिटी विच कैन बी मेजर्ड विच कैन बी measured is known as physical quantity। ठीक है। तो जिन क्वांटिटी को हम एक्चुअली मेजर कर सकते हैं उनको कहा जाता है आपका फिजिकल क्वांटिटी। अब ये फिजिकल क्वांटिटी डिपेंडिंग अपॉन उसको कैसे एक्सप्रेस किया जाता है इन टर्म्स ऑफ मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। इसके दो टाइप्स बनाए गए, जिसमें सबसे पहले आपके पास आता है स्केलर क्वांटिटी। स्केलर क्वांटिटी, ठीक है। तो सबसे पहले मैं आपको बताता हूं कि एक्चुअली में स्केलर क्वांटिटी होती क्या है। सो दोज quantities which can be expressed in magnitude are known as scalar quantity। ठीक है। तो जिन क्वांटिटी को हम एक्सप्रेस करने के लिए सिर्फ मैग्नीट्यूड का इस्तेमाल करते हैं उनको कहा जाता है आपका स्केलर क्वांटिटी। चलिए मैं आपको इसका एग्जांपल देता हूं। देखिए, अगर मैं आपको कहूं कि मेरे पास कोई बॉडी है, ठीक है, मान लीजिए मेरे पास बॉडी है, मैं कहूं जो इसका मास है, सपोज इसका जो मास है वो है आपकी 5 kg, ठीक है। तो देखिए, ये जो मेजरमेंट है ये मेरे लिए सफिशिएंट है एक मास को डिफाइन करने के लिए। देखिए मैंने क्या क्या यूज किया। एक मैंने न्यूमेरिकल वैल्यू यूज करी जो कि यहाँ पे 5 है। ये जो पॉजिटिव न्यूमेरिकल वैल्यू होती है इसी को ही मैग्नीट्यूड कहा जाता है। इसके अलावा मैंने क्या यूज किया, केजी, जो कि उसका क्या है, यूनिट है, ठीक है। तो ये हो गया इसकी न्यूमेरिकल वैल्यू और ये हो गया इसका यूनिट। इसी पॉजिटिव न्यूमेरिकल वैल्यू को मैग्नीट्यूड भी कहा जाता है। तो किसी भी स्केलर क्वांटिटी को रिप्रेजेंट करने के लिए सिर्फ मुझे दो चीजें चाहिए, एक तो न्यूमेरिकल वैल्यू और दूसरा उसका यूनिट, क्योंकि वो जो मेजरमेंट है वो उसको डिफाइन करने के लिए सफिशिएंट होती है। उसी तरह मैं आपको एक और एग्जांपल देता हूं। देखिए, अगर मैं आपसे कहूं कि मुझे लेंथ पता करना है, राइट, सो जो लेंथ है मैं लिख देता हूं 3 मीटर। तो अपने आप में अब ये मेजरमेंट जो है कंप्लीट हो जाती है। उस तरह अगर मैं आपके पास टाइम के बारे में बात करूं, जो टाइम होता है मैं उसको लिख सकता हूं जैसे कि 2 सेकंड। तो अपने आप में ये मेजरमेंट जो है वो कंप्लीट हो गई है। तो इन सबको एक्सप्रेस करने के लिए मुझे सिर्फ दो चीजें चाहिए थी, एक तो उसका मैग्नीट्यूड, साथ में उसका यूनिट, मतलब एक न्यूमेरिकल वैल्यू साथ में उसका यूनिट। तो वो क्वांटिटीज जिनको एक्सप्रेस करने के लिए सिर्फ मुझे न्यूमेरिकल वैल्यू चाहिए और साथ में एक यूनिट चाहिए, तो उनको कहा जाता है आपका स्केलर क्वांटिटी। इज दैट ओके? चलिए अब मैं आपको बताता हूं कि स्केलर क्वांटिटीज को ऐड सब्ट्रैक्ट कैसे किया जाता है। तो जब भी मुझे किसी भी स्केलर क्वांटिटी को ऐड, सब्ट्रैक्ट, मल्टीप्लाई या डिवाइड करना होता है तो सिंपल अलजेब्रिकल मेथड से ही हम उसको कर देते हैं। जैसे कि अगर मान लीजिए मेरे पास दो मासेज है, एक मान लेते हैं कि मेरे पास जो मास है वो m1 है और एक मान लेते हैं कि मेरे पास जो मास है वो m2 है। तो मैंने क्या किया, मैंने इन दोनों को ऐड किया, तो ऐड करने के बाद मेरे पास टोटल मास आ जाएगा। तो जैसे मान लेते हैं ये 2 kg है, मान लेते हैं ये 3 kg है, तो नेट मास कितना आ गया, 5 kg। तो आपने देखा होगा कि अगर आपने टोटल मास को फाइंड करना है तो इसके लिए जस्ट आपने क्या किया, इन दोनों को आपस में क्या कर दिया, ऐड कर दिया। तो क्योंकि आप इसको अलजेब्रिकली सॉल्व कर सकते हो, तो इन क्वांटिटीज को हम कहते हैं स्केलर क्वांटिटी। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा, ठीक है। इसके बाद होता है कि स्केलर क्वांटिटी को एक्चुअली में मतलब एक्सप्रेस कैसे करते हैं। तो बहुत सिंपल है। जो हमारा इंग्लिश लेटर होता है, सिंपल एक वर्ड से हम उसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं। जैसे कि अगर मैं चाहिए मास को, अगर मुझे मान लो रिप्रेजेंट करना था, तो मैं सिंपल m लिखूंगा और सामने 5 kg लिख दूंगा। तो ये तरीका है किसी भी मतलब स्केलर क्वांटिटी को रिप्रेजेंट करने का। मान लीजिए मुझे स्पीड रिप्रेजेंट करनी है तो आप चाहे तो s से उसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं, लेकिन आपको जो ये एब्रीविएशंस आप यूज करते हो तो उसको पहले से डिफाइन करना पड़ेगा। जैसे कि मैं m यूज कर रहा हूँ मास के लिए, s यूज कर रहा हूँ स्पीड के लिए, लेंथ के लिए मान
लीजिए मैं L यूज करता हूं, तो इस तरीके से हम किसी भी स्केलर क्वांटिटी को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। एक और बात मैं आपको बता दूं कि देखिए, अगर मान लीजिए मेरे पास जो कोई स्केलर क्वांटिटी है, अगर मैं उसको किसी नंबर से रिप्रेजेंट करूं, जैसे कि 1 2 3, सिंपली अगर मैं मतलब उसका जो आंसर है वो प्योर नंबर ही है, और ऐसे हमारे पास कई सारे एग्जांपल्स होते हैं। जैसे कि एक एग्जांपल तो मैं आपको अभी दे सकता हूं, जैसे कि कहते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ अ मीडियम। तो ये क्या होता है ये आप आगे जाके समझेंगे, जस्ट मैं आपको बताने के लिए बता रहा हूं कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जब हम फाइंड करते हैं तो वो एक प्योर नंबर होता है, उसका कोई भी यूनिट नहीं होता है। तो कभी कभार कुछ स्केलर क्वांटिटीज ऐसी होती हैं जिनको हम रिप्रेजेंट करने के लिए सिर्फ एक नंबर या प्योर नंबर का इस्तेमाल करते हैं, और उसके साथ रिलेटेड कोई भी उसके यूनिट नहीं होते हैं। आई होप आपको ये बात समझ में आ गई होगी। तो चलिए, ये था आपका स्केलर क्वांटिटी, और अब हम समझते हैं वेक्टर क्वांटिटी को। तो जब हम बात करते हैं वेक्टर क्वांटिटी की, तो हम ये कहते हैं, चलो पहले मैं लिख लेता हूं वेक्टर क्वांटिटी, ठीक है। तो तब हम ये कहते हैं ये वो फिजिकल क्वांटिटीज हैं ठीक है, विच कैन बी एक्सप्रेस्ड विद मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन, ठीक है। तो चलिए आपको मैं एग्जांपल देके ये बात समझाता हूं। देखिए, सपोज कर लो कि मेरे पास ना एक बॉक्स है, ठीक है। मैं आपको ये कहता हूं कि इस बॉक्स को आपने मूव करवाना है, मतलब डिस्प्लेस करवाना है जस्ट बाय 5 मीटर। तो आपके मन में सबसे पहला क्वेश्चन ये दिमाग में आएगा कि सर एक्चुअली 5 मीटर तो आपने बता दिया कि मुझे इसको डिस्प्लेस करना है, बट उसको किस डायरेक्शन में डिस्प्लेस करना है। तो ये बात आपको सिर्फ ये बोलने से कि इसको डिस्प्लेस करना है 5 मीटर, वो क्लियर नहीं होता है। लेकिन अगर मैं आपको ये कह दूं कि आप इस बॉक्स को डिस्प्लेस करेंगे 5 मीटर ड्यू ईस्ट, तो अब देखिए बिल्कुल ही क्लियर हो जाता है कि आपने इस बॉक्स को ईस्ट की तरफ डिस्प्लेस करना है, कितना, 5 मीटर। तो कई क्वांटिटीज ऐसी होती हैं जिसके अंदर मुझे मैग्नीट्यूड के साथ साथ उसके डायरेक्शन को भी रिप्रेजेंट करना होता है। तो बिना डायरेक्शन डिफाइन किए आप उस फिजिकल क्वांटिटी की मेजरमेंट्स नहीं लिख सकते हो। तो उन फिजिकल क्वांटिटीज को कहा जाता है आपका वेक्टर क्वांटिटी। तो ऐसे कई सारे एग्जांपल्स हमारे पास हैं, जिसमें सबसे पहले जो सबसे कॉमनली यूज हम एग्जांपल लेते हैं वो हमारे पास है वेलोसिटी, ठीक है। अब जब हम वेलोसिटी को डिफाइन करते हैं तो हम बोलते हैं कि दैट इज द बॉडी इज मूविंग विद स्पीड ऑफ 5 मीटर पर सेकेंड ड्यू ईस्ट। तो देखिए, अगर मैं स्पीड बोल रहा हूं तो सिर्फ मैग्नीट्यूड रिप्रेजेंट हो रहा है, लेकिन जैसे मैंने डायरेक्शन डिफाइन कर दिया तो वही स्पीड आपकी एक वेलोसिटी बन जाती है। तो कहने का मतलब ये होता है कि वो फिजिकल क्वांटिटी जिनको रिप्रेजेंट करने के लिए मुझे मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन की जरूरत पड़ती है, उनको हम कहते हैं वेक्टर क्वांटिटी। इज दैट ओके? ठीक है। दूसरी सबसे इंपॉर्टेंट बात, अब अगर मुझे मान लीजिए इसको रिप्रेजेंट करना है तो मैं इसको रिप्रेजेंट कैसे करूंगा किसी भी वेक्टर क्वांटिटी को। तो देखिए, जैसे मेरे पास वेलोसिटी है तो इसको रिप्रेजेंट करने के दो तरीके हैं। पहला तरीका यह है कि आप v लिखो और उसको बोल्ड कर दो अच्छे से, ठीक है। तो अगर आप इसको बोल्ड कर देते हो तो मतलब है कि आपकी ये वेक्टर क्वांटिटी है, तो आप ऐसे लिख सकते हो फिर 5 मीटर पर सेकेंड ड्यू ईस्ट, ठीक हो गया। एक तो ये तरीका है। दूसरा तरीका ये होता है कि आप जो अल्फाबेट है जैसे कि वी है आपका, उसके ऊपर एक एरो का निशान लगा दो और उसके बाद लिखो ये 5 मीटर पर सेकेंड ड्यू ईस्ट। तो अब ये बात डिफाइन हो रही है कि जो आपका वेलोसिटी है वो एक वेक्टर क्वांटिटी है। तो वेक्टर क्वांटिटी को रिप्रेजेंट करने का सबसे कन्वीनियंट वे तो मुझे ये वाला ही लगता है कि आप एक लेटर लिखो, ऊपर एक एरो लगा दो, तो वो बन जाती है आपकी वेक्टर क्वांटिटी। इज दैट ओके? दूसरी सबसे इंपॉर्टेंट बात, जब आपको मैंने स्केलर क्वांटिटी के बारे में बताया था, तब मैंने आपको कहा था ना कि अगर आपने उनको ऐड सब्ट्रैक्ट मल्टीप्लाई डिवाइड करना है तो आप सिर्फ सिंपल अलजेब्रिक मेथड लगा के ही उनको ऐड सब्ट्रैक्ट मल्टीप्लाई डिवाइड कर सकते हो। बट वेक्टर क्वांटिटीज के अंदर ऐसा पॉसिबल नहीं होता है। एक्चुअली में जब हम वेक्टर क्वांटिटीज को ऐड करते हैं तो उनके अपने कुछ लॉज होते हैं जिनके बेसिस पे ही आप उनको ऐड कर पाते हो। अब देखिए, वो लॉज तो आपके सिलेबस में नहीं है, वो एग्जैक्टली 11th क्लास के अंदर वो चीज देखने को मिलती है। लेकिन आप एक बात समझ सकते हो कि जिन फिजिकल क्वांटिटीज को ऐड करने के लिए मुझे कोई स्पेसिफिक फॉर्मूले की जरूरत पड़ती है, तो उन क्वांटिटीज को मैं एज ए वेक्टर क्वांटिटी कह सकता हूं। तो चलिए आपको एक एग्जांपल देके मैं ये बात समझाता हूं। ऑलराइट, तो देखिए क्या है कि सपोज कर लो कि एक बॉय है, वो पहले ए पॉइंट पे था, ठीक है। फिर वो मूव किया इस डायरेक्शन में
तो वो रीच किया पॉइंट बी और उसके बाद वो आपका इस डायरेक्शन में मूव किया और रीच किया पॉइंट सी। ठीक है, तो ये जो लेंथ आप यहाँ देख रहे हो ये है, मान लेते हैं आपका 4 किलोमीटर, और ये जो लेंथ आप देख रहे हो मान लेते हैं आपका है 3 किलोमीटर। ठीक है, अब मुझे इस पर्टिकुलर कंडीशन में फाइंड करना है एक तो डिस्टेंस और दूसरा मुझे फाइंड करना है डिस्प्लेसमेंट। ठीक है जी, डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। तो मैं आपको पहले समझा दूं डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट के बारे में। देखिए ये हमारा एक नेक्स्ट टॉपिक भी रहेगा, इसको हमने अच्छे से डिस्कस करना है वहां पे, लेकिन ये चीज समझने के लिए आपको थोड़ा सा मैं बता देता हूं। सो डिस्टेंस का मतलब होता है एक्चुअल पाथ कवर्ड बाय अ बॉडी, मतलब एक बॉडी ए से सी तक गई है तो एक्चुअली कौन सा पाथ लेके गई है, तो उस टोटल पाथ को बेसिकली हम डिस्टेंस का नाम देते हैं। तो जैसे कि आप यहाँ देख सकते हो कि पहले वो ए से बी गया, फिर बी से सी गया, तो इस कंडीशन में जो टोटल पाथ उसने कवर किया वो है 4 + 3 दैट इज इक्वल टू 7 किलोमीटर। ठीक है, तो ये तो हो गया इसका डिस्टेंस। लेकिन जब हम बात करते हैं डिस्प्लेसमेंट की, तो डिस्प्लेसमेंट का मतलब होता है द शॉर्टेस्ट पाथ कवर्ड बाय अ बॉडी, ठीक है, बिटवीन द टू पॉइंट्स। तो जैसे कि वो ए पॉइंट पे पहले इनिशियली था, फिर फाइनली कहां पहुंचा, सी पॉइंट पे। तो शॉर्टेस्ट पाथ मतलब इनिशियली यहां था, फाइनली या तो शॉर्टेस्ट क्या होगा, इन दोनों को ज्वाइन कर दीजिए। देखिए मैंने दोनों को ज्वाइन कर दिया यहाँ पे, तो ये इसका शॉर्टेस्ट पाथ है। अब आप देख सकते हो कि ये जो एंगल है ये आपका 90 डिग्री का है, ये 4 है, ये 3 है, मुझे AC को कैलकुलेट करना है। यू नो दैट पाइथागोरस थ्योरम। तो पाइथागोरस थ्योरम लगाने से क्या करोगे, आप कहोगे देखिए 4 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर अंडर द रूट, तो देखिए ये आपके पास आ जाएगा दैट इज 16 + 9 अंडर रूट ऑफ 25 आ जाएगा आपका, तो जिसकी वैल्यू क्या है आपके पास 5 है। ठीक है, तो जो डिस्प्लेसमेंट है वो आपकी आ रही है 5 किलोमीटर। अब बस मैंने आपका ध्यान सिर्फ इस बात पे लगाना है कि अगर मैं डिस्टेंस की बात कर रहा था तो मैंने क्या किया, उसको अलजेब्रिकली सीधा ऐड कर दिया। मैंने कहा 4 किलोमीटर + 3 किलोमीटर और आंसर मेरे पास 7 किलोमीटर आ गया। लेकिन जब मैं बात कर रहा था डिस्प्लेसमेंट की, तो आपने देखा मुझे एक फॉर्मूला लगाना पड़ा उस चीज को कैलकुलेट करने के लिए। तो इसलिए जो डिस्टेंस है वो मेरा बन जाता है एज ए स्केलर क्वांटिटी और जो डिस्प्लेसमेंट है वो बन जाता है मेरा वेक्टर क्वांटिटी। ठीक है, इसके अलावा जो बहुत इंपॉर्टेंट जो डिफरेंस है वो भी मैं आपको बता दूं कि जो स्केलर क्वांटिटी है ना वो हमेशा पॉजिटिव न्यूमेरिकल वैल्यू होती है, मतलब वो हमेशा पॉजिटिव इन नेचर होता है। लेकिन जब मैं बात करता हूं किसी वेक्टर क्वांटिटी की, तो उस केस में वो आपका पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है, जीरो भी हो सकता है, और उसका रीजन यही है कि वो डायरेक्शन पे डिपेंड करता है। ठीक है, तो ये बात आप हमेशा याद रखना कि किसी भी क्वांटिटी को जिसको आप मेजर कर सकते हो उसको एज ए फिजिकल क्वांटिटी कहा जाता है। वो फर्दर डिवाइड हुए दो डिफरेंट टर्म्स के अंदर डिपेंडिंग अपॉन मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। एक बन गया स्केलर, एक बन गया आपका वेक्टर क्वांटिटी। तो स्केलर में सिर्फ मैग्नीट्यूड यूज होता है और अलजेब्रिकली हम उनको ऐड कर सकते हैं या सब्ट्रैक्ट या मल्टीप्लाई डिवाइड कुछ भी कर सकते हैं, बट अलजेब्रिकली हम उसको कर सकते हैं। बट जब हम बात करते हैं वेक्टर क्वांटिटी की तो उसमें मैग्नीट्यूड भी होता है, उसमें डायरेक्शन भी होती है, और उसको फाइंड करने के लिए हमें किसी ना किसी फॉर्मूले की जरूरत होती है। तब जाके हम कहते हैं कि वो मेरा एक वेक्टर क्वांटिटी है। आई होप आपको ये जो पूरा टॉपिक है ये समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो आज के लेक्चर के अंदर हमने डिस्कस किया फिजिकल क्वांटिटी के बारे में, हमने डिस्कस किया स्केलर एंड वेक्टर क्वांटिटी के बारे में, उनको कैसे एक्सप्रेस किया जाता है, और साथ ही साथ हमने ये देखा कि किसको हम अलजेब्रिकली ऐड सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं और किसको अलजेब्रिकली ऐड सब्ट्रैक्ट नहीं कर सकते। तो अब आप क्या करेंगे, जल्दी से डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके जो इसके नोट्स हैं वो डाउनलोड कर लीजिए। और आज के लेक्चर के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच।